हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेटक्राफ्ट। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमने हमारी लास्ट क्लास में टॉपिक शुरू किया था नेशनलिज्म, जिसमें हमने मीनिंग, नेशनलिज्म एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन कंट्रीज जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म का राइज जो है वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज में हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट रहा उन पर। आज हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम नॉन यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो तब आती है जब यहाँ पर हमें क्लोनलिज्म या इंपीरियलिज्म देखने को मिलता है। तब अपने आप को फॉरेन डोमिनेशन से आज़ाद करने के लिए नॉन यूरोपियन कंट्रीज में हमें नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिलती है। अगर हम नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए जो हमारे आंदोलन किए गए उसमें हमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। इसी तरीके से चाइना में मूवमेंट हुई, मे 4th मूवमेंट 1919 में, जहाँ पर चाइना जो है वो अपोज कर रहा था फॉरेन डोमिनेंस को, तो वहाँ पर चाइना में जो है हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है। इसी तरीके से अफ्रीका जो है उसने अपने आप को फॉरेन पावर से आज़ादी पाने के लिए जो मूवमेंट्स की, वहाँ पर अफ्रीका में हमें नेशनलिज्म देखने को मिला। इसी तरीके से मिडल ईस्ट में जो अर्बन कंट्रीज़ रही उन्होंने अपने आप को फॉरेन डोमिनेशन से आज़ादी पाने के लिए जो मूवमेंट्स करी, वहाँ पर उनमें जो है नेशनलिज्म देखने को मिलता है। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका जो है उसने स्पेन से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट्स करी, तो वहाँ पर अमेरिकन्स के बीच में जो है एकजुटता रही, तो वहाँ पर नेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो इस तरीके से नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम नेशनलिज्म के इम्पैक्ट की बात करें नॉन यूरोपियन कंट्री में तो वो डाइवर्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है। जैसे कहीं पर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल हुआ है, कहीं पे कल्चरल आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल किया गया है, कहीं पर सोशल रिफॉर्म के लिए स्ट्रगल किया गया है। तो इसका इम्पैक्ट भी नेशनलिज्म का हमें जो है वो डाइवर्स देखने को मिलता है। जैसे डीकोलोनलाइजेशन की बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी वो फॉरेन डोमिनेंस में थी, तो अपने इंडिपेंडेंस के लिए वो एकजुट हुए, तो वहाँ पर हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है। फिर है कल्चरल रिवाइवल, कई देशों में क्या कहते हैं अपने हेरिटेज, आर्ट, लिटरेचर, अपने कल्चर को बचाने के लिए एकजुटता दिखाई गई। फिर है सोशल रिफॉर्म्स, बहुत सारी जगहों पे सामाजिक कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए एकजुटता दिखाई गई और फिर सामाजिक जो कुप्रथाएं थी उनको ख़त्म किया गया। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर बाल विवाह है ना, और विधवा विवाह रहा, और महिलाओं के साथ जो सती प्रथा होती थी उसके अगेंस्ट जो है एकजुट होके लड़ाई लड़ी गई, और फिर सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आज़ादी के लिए जब आंदोलन हो रहे थे उस दौरान भारत में स्वदेशी का नारा दिया गया ताकि हम अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको आत्मनिर्भर बना सके, तो स्वदेशी का नारा दिया गया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। नेशनलिज्म से नए देश भी बने, जैसे भारत का ही पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान एक नई कंट्री बना है ना। इज़राइल भी इसी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ 1948 में, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स भी हुआ है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, इससे हमें बहुत सारे स्थायी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में ही इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जो है वो देखने को मिलता है। तो नेशनलिज्म के बहुत सारे इम्पैक्ट जो हैं वो हमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो नेशनलिज्म है इसका इम्पैक्ट यूरोपियन और नॉन यूरोपियन दोनों ही सोसाइटीज़ में देखने को
मिलता है। और इसने हमारी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको भी रीशेप्ड किया है, उसको भी इन्फ्लुएंस किया है। आई होप कि आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।